Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to start with inflammation and repair, chapter number 3 of pathology. First of all, we want to know about inflammation. What the inflammation is. Inflammation is a response of vascularized tissue to infection or tissue damage that brings cell and molecules of host defense to the circulation from the side to the side where they are needed to eliminate the offending agent. इसका मतलब ये है कि एक तो ये वैस्कुलराइज टिश्यू है, जब तक ब्लड वेसल नहीं होंगी किसी भी टिश्यू में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं होगा. लाइक कार्टिलेजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वैस्कुलर चेंजेस नहीं आ सकती. दूसरा ये है कि ये हमारे पास क्या लेके आएगी, ये लेके आएगी इन्फेक्शियस एजेंट या टिश्यू जहाँ पे डैमेज हुआ है वहाँ पे सेल्स को. कौन से सेल्स को? वाइट ब्लड सेल्स और डिफरेंट सेल्स होंगे. उनको ये सर्कुलेशन से उठा के जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट है वहाँ पे लेके आएगी ताकि ऑफेंडिंग एजेंट को एलिमिनेट किया जा सके. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन. The process of inflammation consists of 5 R's. First of all is the recognition of the offending agent by the extravascular, which is located in the extravascular tissue. जो blood vessel के बाहर होगा उसका होस्ट सेल या फिर मॉलिक्यूल्स बॉडी के जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. ल्यूकोसाइटोप्लाज्मा में प्रोटीन जो है वो. सेकंड आर रिक्रूटमेंट है. थर्ड आर है हमारे पास रिमूवल. फोर्थ आर है हमारे पास रेगुलेशन एंड फिफ्थ आर है हमारे पास रिपेयर. रिकॉग्निशन, रिक्रूटमेंट, रिमूवल, रेगुलेशन एंड रिपेयर. रिक्रूटमेंट रिकॉग्नाइजेशन के अंदर ऑफेंडिंग एजेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स और होस्ट सेल उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. फिर ल्यूकोसाइटोप्लाज्मा प्रोटीन जो है वो सर्कुलेशन से यानी कि ब्लड वेसल से निकल के हमारे पास जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट अफेक्ट किया है वहाँ पे आ जाएंगे. इसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट. फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन जो है उनको एक्टिवेट किया जाएगा ताकि डिस्ट्रॉय किया जा सके जो भी ऑफेंडिंग सब्सटेंस है उसको एलिमिनेट किया जा सकेगा. इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिमूवल. ये रिएक्शन कंट्रोल्ड होगा और इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा. इसको हम कहेंगे रेगुलेशन. और फिर डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर दिया जाएगा. जो भी टिश्यू डैमेज होगा इस प्रोसेस के अंदर उसको रिपेयर कर दिया जाएगा. इन्फ्लेमेशन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. इनिशियल रैपिड रिस्पांस टू द इन्फेक्शन एक्यूट हो जाएगा, मिनट्स और आवर्स के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डेवलप होता है. और अगर ये लॉन्ग लास्ट करेगा सेवरल आवर्स या फ्यू डेज के लिए ये लॉन्ग लास्ट कर सकता है. इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन की जो है मूवमेंट की वजह से बनता है. और जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर लेगा तो फिर ये प्रोसेस सारा सबसाइड कर देगा और इंजरी रिपेयर कर दी जाएगी. लेकिन अगर इनिशियल रिस्पांस जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो फेल हो गया है तो ये रिएक्शन जो है वो मजीद चलता रहेगा और क्या होगा हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाला टॉपिक अभी हमने नहीं करना, अभी हमने सिर्फ एक्यूट इन्फ्लेमेशन तक सारे रिएक्शन पढ़ने हैं. इन्फ्लेमेशन जो है वो केमिकल मीडिएटर्स से जो है वो इंड्यूस होती है. और ये केमिकल मीडिएटर्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? होस्ट सेल्स से. कौन से होस्ट सेल? डिफरेंट तरह के होस्ट सेल हो सकते हैं और ये इंजूरियस स्टिमुला के रिस्पांस में होस्ट सेल से प्रोड्यूस होंगे मीडिएटर्स. सबसे पहले कोई भी स्टिमुलस आया, कोई नेक्रोटिक टिश्यू या माइक्रोब यानी कि ऑफेंडिंग एजेंट, उन्हें रिकॉग्नाइज किया मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और मास्ट सेल ने. और उन्होंने क्या किया कि मीडिएटर्स रिलीज किए. मीडिएटर्स कुछ भी थे, कोई अमाइंस या साइटोकाइंस, ये हमने आगे पढ़ने हैं. इन्होंने हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल को जाके उसकी परमिएबिलिटी वेसोडाइलेशन कर दी. ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो गया. वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी तो डब्ल्यूबीसीज जो थे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट वो हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरियाज के अंदर आ गए और एडिमा भी डेवलप हो गया यानी कि इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गई. उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स किया जाएगा थ्रू माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स. फाइब्रोब्लास्ट वगैरह वहाँ पे स्कार्स वगैरह फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन फाइब्रोब्लास्ट और ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन मैट्रिक्स रिपेयरमेंट हो जाएगी. पहला स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन. सेकंड स्टेप है रिक्रूटमेंट. थर्ड स्टेप है हमारे पास एलिमिनेशन या रिमूवल. फोर्थ स्टेप है हमारे पास रेगुलेशन. रेगुलेशन मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तक ये काम चलेगा और फिर रिपेयर हो जाएगा इंजर्ड टिश्यू. What are the basic differences between the acute and chronic inflammation? Acute inflammation जो है वो फास्ट होती है, chronic स्लो होती है. acute मिनट और आवर्स में होती है, chronic डेज में होती है. सेलुलर इन्फ्लेट acute के केस में मोस्टली न्यूट्रोफिल होते हैं. chronic के केस में मोनोसाइट होते हैं जो कि टिश्यूज के अंदर जाके मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं. टिश्यू इंजरी यूजुअली माइल्ड और सेल्फ लिमिटेड होती है acute के केस में. chronic में स्वेयर और प्रोग्रेसिव होती है. लोकल और सिस्टेमिक साइंस जो हैं वो acute के केस में प्रोमिनेंट होते हैं और chronic के केस में लेस होते हैं. अभी बात की हमने लोकल साइन या इन्फ्लेमेशन जब होगी एक्यूट इन्फ्लेमेशन तब हमारे पास कुछ साइन आएंगे. वो क्या आएंगे? सबसे पहले आएगा हीट यानी कि वो एरिया गर्म हो जाएगा. वहाँ पे खून जब ज़्यादा आएगा, वेसोडाइलेशन होगी, ब्लड ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे हीट होगी. दूसरा रेडनेस, ब्लड ज़्यादा आने की वजह से. इसको हम कहेंगे रूबर. स्वेलिंग यानी कि ट्यूमर, पेन, डॉलर एंड लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शियोलेजिया. ये 5 साइन है. पैलर, कैलर, डॉलर, ट्यूमर एंड फंक्शियोलेजिया. ये भी याद रखना है, इसको इंग्लिश में भी याद रखना है. हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन. अब थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम देखें इन्फ्लेमेशन की तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेल्सस ने हमारे पास एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा था, डी मेडिसिना. और उसने फर्स्ट टाइम ये सारे जो साइंस थे ये सारे डिस्क्राइब किए थे. उसके बाद रुडोल्फ विर्को लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने हमारे पास
रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट और एक्टिवेशन वगैरह पे काम किया था, इसी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सम सिचुएशन में जो है वो कॉज ऑफ डिसीज हो सकते हैं। वैसे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो कि कोई भी माइक्रोब्स या ऑफेंडिंग एजेंट्स बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, नेक्रोसिस हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो हमारे पास कॉमन क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक रिमेटाइड आर्थराइटिस, एथ्रोसेक्लेरोसिस, लंग फाइब्रोसिस, इन सब कंडीशंस को जो है वो हमारे पास सिग्निफाई करते हैं। डिसऑर्डर कॉज बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से कुछ डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस के अंदर हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, न्यूट्रोफिल्स हमने कहा था मेन सेल्स होते हैं, एस्मा, इओसिनोफिल्स और आईजीई एंटीबॉडीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंटीबॉडीज, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, एंड सेप्टिक शॉक के अंदर साइटोकाइंस, क्रोनिक के अंदर आर्थराइटिस है, एस्मा है, एथ्रोसेक्लेरोसिस है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। इन सब के अंदर मैक्रोफेजेस आएंगे, लिम्फोसाइट आएंगे एंड इओसिनोफिल, आईजी एंटीबॉडीज और फाइब्रोब्लास्ट वगैरह आएंगे। आर्थराइटिस, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज, एस्मा, इओसिनोफिल, आईजीई एंटीबॉडीज, एथ्रोसेक्लेरोसिस, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले हमारे पास कोई भी इंफेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, लाइक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासिटिक इन्फेक्शन या माइक्रोबियल टॉक्सिन, जिनकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। डिफरेंट इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज देते हैं। माइल्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास कोई खास डैमेज नहीं करती और सक्सेसफुली इरेडिकेट कर देती है इन्फेक्शन को। लेकिन अगर सीवियर सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाए, क्रॉनिक रिएक्शन हो जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए, टिश्यू इंजरी जो है वो फिर एक्सटेंसिव हो जाती है इन्फेक्शन के केस के अंदर। इसके बाद हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस के अंदर ये है कि हमारे पास सेल डेथ हो रही होती है इस्कीमिया की वजह से, और फिजियोलॉजिकल और केमिकल इंजरी कोई हो, थर्मल या फ्रॉस्ट बाइट, रेडिएशन वगैरह या इन्वायरमेंटल केमिकल से एक्सपोजर हो, तो ये सारी कॉजेज भी हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगी। इसके अलावा फॉरेन बॉडीज लाइक कोई भी स्प्लिंटर, डर्ट और सुचर्स वगैरह हों, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास माइक्रोब्स कैरी कर सकती हैं, तो ये हमारे पास कराएंगी इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा इम्यून रिएक्शन जो है वो हमारे पास ये कि ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं कुछ, जो कि अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती हैं और बॉडी के अपने टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। इन कंडीशंस के अंदर भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था? फर्स्ट आर क्या था? रिकग्निशन ऑफ माइक्रोब्स के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ सेल के अंदर एंटर होनी होती है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें रिसेप्टर, सेलुलर रिसेप्टर चाहिए माइक्रोब्स के लिए, जो कि हमारे पास टॉल लाइक रिसेप्टर्स होंगे और इन्फ्लेमोसोम होंगे। टॉल लाइक रिसेप्टर जो है वो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स कहते हैं इनको, और ये हमारे पास क्या करते हैं कि जो पैथोजेंस हैं उनको जो है वो रिकग्नाइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे टू द सेल, और रिसेप्टर सिमुलेट हो जाएंगे माइक्रोब्स की वजह से, और डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनेंगी, लाइक एंटीवायरल साइटोकाइन जो कि इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेंगे, इंटरफेरॉन, साइटोकाइंस, और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए वो। दूसरे वो हैं जो कि हमारे पास सेल डैमेज को सेंस करेंगे। सेल डैमेज को सेंस करने के लिए हमारे पास जो रिसेप्टर है उनका नाम है इन्फ्लेमोसोम। ये हमारे पास डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को डिटेक्ट करेंगे। डैमेज एसोसिएटेड मतलब कोई भी सेल जहाँ पे कोई भी जगह जहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है वहाँ पे हमारे पास नेक्रोसिस हो रही है वहाँ पे हमारे पास डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो हैं वो हमारे पास इन्फ्लेमोसोम्स रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और हमारे पास आगे रिएक्शन होगा। इसके अलावा इन्फ्लेमोसोम जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लाइक एथ्रोसेक्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो कमुलेट होते हैं, उसके अलावा यूरेट क्रिस्टल जो गाउट के अंदर कमुलेट होते हैं, लिपिड्स जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के अंदर कमुलेट होते हैं, माइलाइट डिपॉजिट जो कि अल्जाइमर, मतलब कहीं भी जहाँ पे डिपॉजिट्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे भी इन्फ्लेमोसोम्स जो हैं अपना रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा हमारे पास थर्ड है सर्कुलेटिंग प्रोटीन। सर्कुलेटिंग प्रोटीन कौन सी है हमारे पास जो कि रिकग्नाइज करेंगे माइक्रोब को? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो है वो रिकग्नाइज करेगी माइक्रोबियल शुगर्स को, और इसके अलावा हमारे पास दूसरे प्रोटीन्स कौन से? कलेक्टिन। ये जो हैं चीज़ें हमारे पास नेसेसरी हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट होती हैं।